नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और क्या ये सोना खरीदने का सही समय है, इसी पर करेंगे बात, क्योंकि मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से यहां पर फिर से देखने को मिली है। सोने के भाव अब 1700 के नीचे तीसरे दिन लगातार हैं और भारतीय बाजारों में भी हमने देखा कि 52,000 का हाई छूने के बाद अब 51 के नीचे के लेवल्स। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, यहाँ पर 90 के नीचे कच्चा तेल फिसलता हुआ नजर आया है। चीन में फिर से यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन शायद फिर लग सकती हैं और मांग कम हो सकती है और इसी का असर कच्चे तेल पर है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर धनिये जीरे में यहाँ पर उठापटक जारी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ धन.co के जयप्रकाश गुप्ता हैं, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल हैं। साथ ही सोने पर बात करेंगे कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा से, और साथ ही होंगे एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। लेकिन शो की शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस से कर लेते हैं, क्योंकि फेस्टिविटीज अब यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ने लगी हैं। खरीदारी बाजारों में है, सोने चांदी के भावों में उठापटक देखने को मिली है। इन सब के बीच आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रहनी चाहिए, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहेंगे जय, क्योंकि एज ऑफ नाउ बाजार यहाँ पर आज तो यूएस के पीपीआई यानी इन्फ्लेशन नंबर्स का इंतजार कर रहा है। कल यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, परसों चीन के इन्फ्लेशन नंबर्स और ट्रेड डेटा भी है। तो अगले 3-4 दिन यहाँ पर लगातार काफी सारे इवेंट्स और नंबर्स के हैं। इन सबसे पहले आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस? जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, हम फेस्टिव सीजन के बीच में हैं और गोल्ड का यहाँ से क्या रुख होना, ये इंटरेस्ट सिर्फ हमें एज मार्केट पार्टिसिपेंट को नहीं है, बट एवरी हाउस होल्ड को रहता है। सो देखिए, जो करंट ग्लोबल सिनेरियो है उसमें जो लास्ट फेड के मिनट्स आए हैं जिसमें ये लगा कि अब आगे चल के इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकता है, उसके कारण यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है गोल्ड प्राइसेस में। लेकिन जो दो डेटा है जो आपने बताया आज और कल ओवर फ्राइडे तक, ये डिटरमाइन करेगा कि आगे चल के फेड का स्टैंस कैसा होगा और उसके बेसिस पे यहाँ पे प्राइसेस में कितना गिरावट देखने को मिल सकता है। बट अगर लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है $1640 अभी भी होल्ड कर सकता है एज अ सपोर्ट, और हायर लेवल्स पे यहाँ पे प्राइसेस जा सकता है गिवन द ग्लोबल मैक्रोस किस तरह बिहेव करता है और डेटा किस तरह रहता है। जहां तक घरेलू मार्केट की बात है, देखिए फेस्टिव सीजन नजदीक है और उससे पहले ये प्राइस में करेक्शन एक वेलकम मूव है। मुझे लगता है अराउंड 50,000 से 49,500 एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं इसके बीच में एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे भी यहाँ पे गोल्ड की तरफ एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे ओकेशन है, ज्वेलरी डिमांड भी मेरे ख्याल से निकल के आना चाहिए, क्योंकि घरेलू मार्केट अभी भी रोबस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो कुल मिला के मुझे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड नजर आ रहा है। अपसाइड में यहाँ पे 52,500 तक का लेवल पॉसिबल है, हम दिवाली के आसपास देखने को मिल जाए। सो ऑन डिप्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नजरिया हो या कोई अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया हो, मेरे ख्याल से 50,000 के अराउंड बाई करना एक समझदारी होगी। ऑल राइट, यानी कि 50,000 के आसपास बाइंग यहाँ पर रिकमेंडेड है, लेकिन भाव यहाँ से नीचे और गिर सकते हैं। आप देख सकते हैं आधे % की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार, और यहाँ से भी 700-800 रुपए की मंदी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो चांदी कैसे देखेंगे, क्योंकि अगर हम पिछले 4-5 दिन की भी अगर बात करें तो 6-7% की गिरावट चांदी में भी दर्ज हुई है। जी मनीषा, देखिए काफी अच्छा मूव देखने को मिला था हमें, ऑलमोस्ट 62,000 तक का लेवल देखने को मिला था। उसके बाद जिस हिसाब से यहाँ पे एक स्टांस मार्केट में बना कि हो सकता है फेड की टाइटनिंग आगे भी बरकरार रहेगी, जिससे बॉन्ड यील्ड्स में सर्ज देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 113-114 लेवल पे गया। उसका एक रिएक्शन था जिसके कारण हम लोगों ने बुलियन में एक बड़ा सेलिंग देखा, जिसके कारण चांदी भी अछूता नहीं रहा। बट अगेन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो रोबस्ट है। यहाँ पे चांदी का रिक्वायरमेंट न्यू एज बिजनेसेस में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर हो, सोलार हो, सब जगह रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से चांदी का सप्लाई यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अगेन लाइक गोल्ड, मुझे लगता है यहाँ चांदी में भी मीडियम टर्म में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी बाई की ही रिकमेंडेशन होगी मेरी। अपना स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखें, और अगर एंटर करना चाहते हैं तो अपना रिस्क रिटर्न को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर ले। बट फ्रॉम ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ से और अगर 1-8% का गिरावट देखने को मिलता है तो इट शुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग चांदी। ऑल राइट, यानी कि खरीदारी की राय है, लेकिन थोड़ा रुक के, क्योंकि यहाँ से और कुछ गिरावट देखने को मिल भी सकती है। मनोज जी, आपका स्वागत है शो में। आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस पहले तो, और जो ये करंट मूवमेंट है अब इस दिवाली तक या इस साल के अंत तक सोने के भाव क्या रह सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी।
देखिए जो डॉलर टर्म्स में है वो हमने देखा कि 6 महीने के बाद जब एक बार गोल्ड ने बाउंस बैक किया जो ओवरसोल्ड जोन होने के बाद भी, लेकिन ये ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को टिका नहीं सका, रह नहीं पाया। और ये कभी भी जब भी बाउंस बैक करता है तो वो नीचे ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर टर्म्स में कहीं भी इस साल के एंड तक गोल्ड वापस 1600 के नीचे जा सकता है। 1585, 1600, 1610 इसके आसपास ही जा सकता है। और मुझे गोल्ड में थोड़ी नरमी, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी नरमी डॉलर टर्म्स में दिख रही है। और जहां तक की बात है रुपए में, रुपया ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है, थोड़ा बहुत और यहाँ से वीकनेस की गुंजाइश है। तो ओवरऑल इंडियन रुपीस में इस दिवाली पे मुझे गोल्ड में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। एनीथिंग बिटवीन 49 टू 51 के आसपास गोल्ड घूमना चाहिए। और एट द सेम टाइम ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़े बढ़ रहे हैं। तो अगर इस उसके वजह से कहीं कुछ न्यूक्लियर तो नहीं वर्ड यूज कर सकते, लेकिन कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की कहीं कोई शुरुआत हो जाए तो गोल्ड में एक उछाल आ सकता है। अगर इस तरह की कोई दूसरे मौके नहीं लगते हैं और जिस हिसाब से फेड के इंटरेस्ट रेट्स आगे जो अपने को गाइडेंस दे रहे हैं, ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड कहीं ना कहीं आपको 1585 से 1680-90 के आसपास के या 1700-1710 के आसपास ही आप अगले कुछ दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी देखिए इंडियन मार्केट जो राइट नाउ है वो बहुत ज्यादा ग्राहकी नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है ज्यादा। और दशहरे भी कोई बहुत अच्छी नहीं गई है। श्राद्ध में थोड़ी थी बाइंग जबकि। तो जब तक कि ये बाइंग नहीं आती है इसमें यहाँ लोकल मार्केट में, और जब तक कि ये शादियों की ग्राहकी नहीं शुरुआत होती है, तब तक थोड़ा डिमांड में भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो गोल्ड अभी रेंज बाउंड ही दिख रहा है मुझे। आपने कहा दशहरा में बहुत खरीदारी नहीं इस बार देखने को मिली है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है धनतेरस दिवाली के समय में लोग खरीदेंगे यहाँ पर आके इन करंट लेवल्स पे? देखिए गोल्ड बहुत की जो डिमांड है इंडियन मार्केट में बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। 2-4 दिन 5 दिन अच्छी ग्राहकी रहती है, फिर 5-10 दिन ग्राहकी नहीं रहती है। तो ये पिछले ये तो जून महीने से ही बहुत रोबस्ट सा ही चल रहा है। लेकिन इन सब को देखते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन अच्छा जाएगा आगे, क्योंकि इस साल शादियां भी बहुत ज्यादा हैं। तो अब ज्वेलर्स को काफी उम्मीद है और उन्होंने काफी ऑफर्स वगैरह भी चला रहे कि ये धनतेरस एटलीस्ट पिछले साल की तरह ना हो, लेकिन उससे कई पिछले सालों की तरह जो रहा है पहले उसको मैच करे या उससे थोड़ा बेटर हो, क्योंकि पिछली धनतेरस तो बहुत अच्छी थी। तो काफी उम्मीद लेके बैठे हैं। स्टॉक भी काफी अच्छा बनाया है। इनफैक्ट पोस्ट दिवाली भी अच्छी डिमांड रहने की चांस है बिकॉज ऑफ द मैरिज सीजन। आई नो बहुत अर्ली डेज हैं और जैसे आपने कहा सोने की मांग भारतीय बाजारों में बहुत इराटिक रही है, फिर भी जैसे आपने कहा कि इन्वेंट्रीज हैं, नए लॉन्चेस हो रहे हैं, स्टोर एक्सपेंशंस भी हमने आते हुए देखे हैं फेस्टिवल्स और दिवाली से पहले। कुछ परसेंटेज टर्म्स हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्री जिनके साथ काम कर रही है कि अगर लास्ट ईयर दिवाली पे इस तरह की ग्रोथ थी डिमांड की, तो इस बार उससे 5-8% ज़्यादा है, उतनी ही है, उससे कम है? कुछ नंबर्स हैं आपके पास? एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं कि पिछला 1-2 महीना जो गया है वो कहीं ना कहीं पिछले साल से एटलीस्ट ग्रोथ तो नहीं 10-15% नीचे ही है, समझे? अप्रॉक्स 10% नीचे ही डिमांड है। और धनतेरस भी मुझे ऐसा लगता है कि 10 मतलब इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट 5-10% नीचे की भी अगर ग्राहकी रहे तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि पिछले साल बहुत ही अच्छी ग्राहकी थी। ऐसे 15-20 साल में कभी भी नहीं हुआ। तो अगर 10% नीचे की भी ग्राहकी अगर इस धनतेरस को रहती है तो उसको अच्छी मानी जाएगी। ऑलराइट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और व्यूज़ यहाँ पर मनोज जी की तरफ से आते हुए। मनोज जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो सोने के भावों में यहाँ पर हल्की सी मंदी, कंसोलिडेशन और खरीदारी के मौके ज़रूर आपको मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बाइंग ट्रेंड्स की बात है पिछले साल को मैच करना थोड़ा सा इस साल मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात यहाँ पर अब कच्चे तेल की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज चौथे दिन लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ऑफकोर्स सप्लाई कंसर्न्स तो ओपेक एंड एलाइज की तरफ से आई ही है, लेकिन जो चीन की तरफ से क्यूज हैं वो यहाँ पर ऑन द वीकर साइड हैं। हमारे साथ अब नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। पहले तो जो सऊदी अरेबिया का जो स्टेटमेंट आया कि अपने एशियन कंज्यूमर्स के साथ वो फुल कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम्स प्रदान करेंगे, तो इवन एज हम आउटपुट में कटौती देख रहे हैं, एशियन कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा?
नहीं, देखिए, पहले तो जो आउटपुट में कटौती की बात है, ओपेक का जो फैसला था उसको थोड़ा गलत समझा गया। वो बयानबाजी थी। दरअसल उतनी कटौती है नहीं, कटौती उसकी आधी ही है। और अगर आप देखें जो डिमांड साइड को अगर आप देखते हैं और सप्लाई साइड को देखते हैं, तो जो ओपेक का फैसला था उसको कोई कोई बड़ा असर जो है सप्लाई पे नहीं पड़ा है। और आपने अभी जो है जिक्र किया कि एशियन, जहां तक उसकी बात है, ओपेक सऊदी अरेबिया देख रहा है अच्छी तरीके से कि किस तरह से पश्चिम के जो देश हैं उनकी निर्भरता जो है वो रिन्यूएबल्स पे ज्यादा जाना चाहते हैं। अभी तेल खरीद रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म वो जाना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो उनके बायर्स हैं सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरामको के, वो तो एशिया में ही है। वो इंडिया है, जापान है, कोरिया है, चाइना है, यही सब है। तो अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई हम एशिया पे ज्यादा फोकस देंगे। लेकिन ये इसलिए करा गया क्योंकि अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है कि अपना उत्पादन बढ़ाइए। जो इस तरह के जब वक्तव्य आते हैं, चाहे ओपेक की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से, इसमें एक कहना कुछ होता है, दरअसल वो टारगेट कुछ और होता है। वो बयान एशिया के लिए नहीं दिया गया है, वो अमेरिका के लिए दिया गया है, क्योंकि अमेरिका दबाव डाल रहा है। उनका कहना आप हमारे लिए अहमियत नहीं रखते, हमारे लिए एशिया अहमियत रखता है। तो ये सब बयानबाजी है। लेकिन जहां तक अगर आप एक्चुअल में देख रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन इस समय ये है कि जितनी कुल मिलाकर के पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के कोई सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा जो हैं वो एंथुसियास्टिक नहीं है, दबे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो तेल की जहां तक सप्लाई की साइड है, सप्लाई साइड में तो कोई बड़ी कंस्ट्रेंट अभी मुझे नजर नहीं आती। ओपेक की कोशिश थी कि उत्पादन को और घटाएं, जितना वो घटाना चाहते थे वो घटा नहीं पाए, क्योंकि उनके ऊपर काफी दबाव है। और उनको वो ये चाहते हैं कि जहां कीमत आज जहां पे यहाँ पे होल्ड कर जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आज प्राइस जिस रेंज में आज अब दिख रही है, या होल्ड कर पाएगी। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है कीमतें भी और नीचे जाएंगी। जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल है उस पर जो आज कीमत है वो टिक नहीं पाएगी। हाँ, अगर यूक्रेन को लेके कोई नया डेवलपमेंट वहां हो जाए, कोई ज्यादा बमबारी हो जाए या एस्केलेट हो जाए या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो फिर अलग बात होगी। लेकिन वहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी ऐसा नजर मुझे आता नहीं है। ये रिएक्शन रशिया का होता है एक तरीके से। वो दुनिया कह रही थी वो हार रहे हैं तो उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत कोई बहुत ज्यादा बदली नहीं है। तो कुल मिलाकर के डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स और सब चीजों को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है तेल की कीमतें अभी नीचे की तरफ जाएंगी। हम ऑलमोस्ट $100 छूते छूते यहाँ पर रह गए और ब्रेंट में, जैसे आपने कहा, जी हाँ, 94 के स्तर यहाँ पर फिर से लौटते हुए नजर आए हैं। किस तरह की प्राइस मूव्स इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि पिछला क्वार्टर तो यहाँ पर काफी मंदा था, 20-25% की गिरावट हमने कच्चे तेल में देखी थी। ये क्वार्टर कैसे बंद होता हुआ देखते हैं आप? हैविंग सेड दैट कि यूरोप में विंटर गैस क्राइसिस को लेकर चिंताएं हैं, दूसरी तरफ चीन की मांग अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई नहीं दिखी। नहीं, देखिए, क्वार्टर तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अभी हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो अमेरिका में संसद के चुनाव आने वाले हैं उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश की कीमतों को कम करा जाए। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओपेक का कहना हम नहीं कार करेंगे, उसमें देखना होगा कि कौन जीतता है। इसलिए जो अभी जो लेके सारा दुनिया जो चल रही है ऑयल की कीमत को लेके, वो ये है कि अमेरिका की पूरी कोशिश की अमेरिकी चुनाव से पहले कीमतें कम हो जाएं, जिससे बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव जीत जाए। और सऊदी अरब की कोशिश की डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है, वो चाहते हैं ये इनकी पार्टी हार जाए, क्योंकि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है जो बड़े उत्पादक है, खासतौर से सऊदी अरब। तो अभी जो इस समय देखा जा रहा है वो इसी को देखा जा रहा है। तो जब तक ये अमेरिकी चुनाव नहीं होता, ये जो कश्मकश है, ये जो लड़ाई है, ये चलती रहेगी। और देखना होगा उसमें कौन जीतता है। क्या कीमत जो है वो ओपेक जो है वो 90 और 100 के बीच में ही रखता है, या जो अमेरिका की कोशिश है कि $80 पहुंच जाए, कीमत वहां पहुंचती है। ये बाजार को अच्छी तरीके से देखना होगा। लेकिन जो बाजार के सेंटिमेंट्स है और जो कुल मिला के इकोनॉमिक फोरकास्ट आ रही है ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो ओपेक के फेवर में वो नहीं जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अभी कीमतें जो हैं वो प्रेशर में रहेंगी। ओपेक पूरी कोशिश करेगा कीमतें नीचे ना जाएं, लेकिन बाजार जो है और जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स हैं वो आज जो कीमत है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कीमत अभी नीचे जाएगी। ऑलराइट, यानी कि ये मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। कुछ और मंदी यहाँ पर फिलहाल कच्चे के तेल के प्राइसेस में एक्सपेक्टेड। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, कच्चे तेल पर बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले
या पुट ऑप्शन। 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज, उनके पास है मार्केट से जुड़ा हर जवाब। मार्केट का एक ऐसा नाम जिसका नाम ही काफी है, एक ऐसा चेहरा जिस पे 20 सालों से आप करते हैं भरोसा। देखिए हर रोज मार्केट आवर्स मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया हमने लॉस बुक कर लिया लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल, तो वो लॉस बुक किया उसका कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी फायदा है क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सालों में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉस आपने इस साल बुक किया है ये अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? 8 साल तक। तो 8 साल तक आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट गिरेगा नहीं तो बिल्कुल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक काफी पते की बात है कि अगर शेयर बाजार के निवेशक आप हैं और तो इस गिरावट से घबराए ना, इस गिरावट में भी अपना कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढने, तो इस अवसर ढूंढिए और इसमें आप लॉस बुक करिए। लॉस को जैसा गौरी ने कहा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कभी भी आपको मुनाफा होगा तो उस नुकसान को उस मुनाफे के एवज में उसकी आपका स्वागत है। एक नजर अब यहाँ पर मेटल्स पे डालते हैं जहाँ पर आज के दिन भी गिरावट देखने को मिली है। जय, कैसे देखते हैं आप इसे और आपकी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर?
देखिए मेटल्स में अभी थोड़ा सा मुझे लगता है प्रेशर कायम रह सकता है, क्योंकि नेक्स्ट 1 मंथ देखिए बहुत इवेंटफुल है। सबसे बड़ा इवेंट अभी है जो चाइना के शी जिनपिंग वापस यहाँ पे अगर आप वो कार्यभार संभालते हैं तो वो देखना बहुत जरूरी होगा कि वो उनका 3rd टर्म में चाइना को लेके स्टैंड क्या है, उनके पॉलिसीज में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। ये सारे चीज डिटरमाइन करेंगे बहुत सारे कमोडिटी प्राइसेस को, तो उसमें बेस मेटल्स पे भी उसका इम्पैक्ट रह सकता है। 8 नवंबर को यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जरूर रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। नेक्स्ट 2 दिन यहाँ पे काफी अहम डेटा है जो एक यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मोमेंटम सेट करेगा कि फेड का स्टैंड क्या रहने वाला है। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में मुझे अभी भी प्राइसेस में प्रेशर नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया पोस्ट डेटा ही बता सकते हैं, बट आई थिंक अभी शॉर्ट टर्म में अवॉइड करना चाहिए कोई फ्रेश पोजीशन। पॉइंट टेकन, यानी कि कुछ मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। चॉपी और डाउनसाइड मूव्स हमने मेटल्स में आते हुए देखे ही हैं। जय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और अब फुल फोकस यहाँ पर कमोडिटीज में एग्रीकल्चर पे करेंगे, जहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है। अगर आप भाव देखें तो रबर में गिरावट है, कॉटन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ऑफकोर्स गेहूं, कॉर्न, खाने के तेलों में हल्की सी बढ़त जरूर देखने को मिली है। हमारे साथ त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल हैं। रुपेश नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे कॉटन पे ही व्यू लेना चाहेंगे, यहाँ पर क्या हालात हैं? पूरा 90% देखें तो जो हिसाब से लास्ट में पिछले 2 से 3 महीने से जो गिरावट आई उसमें बाउंस बैक देखने को मिला है। ये जो रिसेंटली बारिश जो सब जगह पे हुई, जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट से वहीं पे बारिश हुई है, इससे क्रॉप तो डेफिनेटली डैमेज होगा, इसकी आशंका है, लेकिन डिले होगा वो ज्यादा है। मतलब ऑलरेडी सिचुएशन कैरी ओवर स्टॉक बहुत लिमिटेड है प्रेजेंट बाजार में, और ऊपर से ये सीजन अगर डिले होगा तो वो गुंजाइश के हिसाब से 15 से 20 दिन डिले होने की गुंजाइश के हिसाब से जब नीचे के भाव से अराउंड 3 से 5% की बढ़ोतरी आई है, मुझे लग रहा है कि अभी और 1-2% के आसपास क्या, मतलब ये भाव से अप्रोक्सीमेटली 35,000 तक एक बार अक्टूबर वाला फ्यूचर जाना चाहिए। उसके बाद में रुकना चाहिए। बड़ी तेजी दिख नहीं रही है क्योंकि अभी भी क्रॉप बड़ा है और उतना सारा डैमेज हुआ नहीं है, लेकिन पिक्चर क्लियर होगा आफ्टर 10 to 15 डेज के बाद में, जब दिवाली के बाद में अराइवल शुरू होगी, फुल फ्लो में शुरू होगी। इसके बाद में जिनिंग मिल कैसे शुरू होती है, उसकी अराइवल्स कैसे रहती है, उसके ऊपर आगे का भाव की डिपेंडेंसी रहेगी, लेकिन 8% तो अंडर करंट थोड़ा तेजी की तरफ दिख रहा है। पॉइंट टेकन। और जैसे आपने कहा कि अक्टूबर रेन्स हैं और अभी असेसमेंट नहीं आई है कि कितनी फसल को नुकसान है यहाँ पर, कॉटन में तो है ही, लेकिन खाने के तेलों में, दालों में, केन में आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो सिचुएशन भी दिवाली के बाद ही जब मंडियां खुलेंगी, बाजार खुलेंगे तो क्लियर होगा? डेफिनेटली अभी फेस्टिवल सीजन में कॉटन में इतनी डिमांड नहीं है, फेस्टिवल सीजन की रहती नहीं है, लेकिन हाँ एडिबल ऑयल में डेफिनेटली डिमांड है। तो नीचे के भाव से पर 10 kg अराउंड 80 रुपीज टू 100 रुपीज के आसपास की तेजी आई है। मुझे लग रहा है और उसमें 15 से 20 रुपए की तेजी के आने की गुंजाइश है, क्योंकि आने वाले दिनों में फेस्टिवल डिमांड, दिवाली की डिमांड बहुत अच्छी रहने की आशंका है। और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का अभी दिवाली तक थोड़ा कंस्टेंट रहेगा, और उसके कारण अगर डिमांड अच्छी निकलती है तो इसमें 15 से 20 रुपए की तेजी आने की गुंजाइश है। ऑलराइट, यानी कि ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हम क्लियरली बॉटम के पास हैं और यहाँ से बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। रुपेश, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद इक्विटी एक्शन का पूरा फोकस लेके आएंगे आपके लिए।